आज की करंट की क्लास में हम एक नया टॉपिक लेते हैं जिस टॉपिक का नाम है सिपरी। तो आप लोग डाल लीजिएगा, टॉपिक का नाम है सिपरी। और इसकी जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग हम ले लेंगे SIPRI। इस के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं और जो चीज़ें आपकी छूट जाएंगी उन चीज़ों को आप वीडियो से सुन करके समझ सकते हैं। तो सिपरी आया। SIPRI is the international organization that is important to research, that is going to research. SIPRI एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो शोध पर जोर देता है। दिस इज द ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, ये एक स्वायत्त संगठन है। इसका मतलब है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करेगा, स्वायत्त है, किसी के बंधन में नहीं है, स्वतंत्र रूप से काम करता है। तो ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, साक्षात्कार में भी चर्चा होती है। लेकिन अगर हम यहां पर इसकी ये चर्चा करें कि सिपरी ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में कब प्रश्न बनते हैं, तो आप ये समझें कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन समय समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। अगर किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसका मतलब है उस संगठन के बारे में और उसके रिपोर्ट के बारे में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लिया विगत 2-4-8 महीनों में किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन ने कोई रिपोर्ट भी नहीं दिया, ना ही वह किसी प्रकार से चर्चा में रहा, तो उसके बारे में मानिए कि क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन जिन अंतरराष्ट्रीय संगठनों की चर्चा रही है या उन्होंने कोई रिपोर्ट दी है और जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो, तो निसंदेह ऐसी रिपोर्ट्स के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन जिस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने रिपोर्ट दी तो उस अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में पूछ लिया जाएगा और रिपोर्ट में क्या है दोनों में पूछ लिया जाएगा। तो हम लोग यहां पर सिपरी के बारे में मुख्य तौर पर 4-5 चीजों को समझते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक है। सबसे पहली बात ये आती है कि हम सिपरी के नंबर 1 में लेते हैं और इसका फुल फॉर्म लेते हैं। तो ये फुल फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में फुल फॉर्म पूछ लेता है, लेकिन वह भी प्रांतीय परीक्षाओं में, प्रांतीय सिविल सेवाओं में, यानी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में। आईएएस को तो मानकर चलिए कि वो फुल फॉर्म नहीं पूछने वाला। आईएएस क्या करेगा, आईएएस 4-5 पॉइंट्स देगा और ये कहेगा इनमें से कौन सिपरी से संबंधित है या नहीं है, फिर ABCD ऑप्शन देगा। इसका मतलब ये कि आपको आईएएस और पीसीएस दोनों को लेकर के चलना है यदि, तो आप फुल फॉर्म को भी समझ लें और बाकी चीजें जो हम सिपरी के बारे में समझेंगे वो आईएएस और पीसीएस दोनों के बारे में होगा। तो अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इस यहां पर SIPRI, तो एस मीन्स है स्टॉक होम, तो यहां फुल फॉर्म में आ गया स्टॉक होम, तो ये आएगा स्टॉक होम। दिस इज द प्लेस, स्टॉक होम एक प्लेस है, तो स्टॉक होम। इंटरनेशनल पीस, आई मीन्स इंटरनेशनल हो गया, इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल, पी मीन्स पीस, इंटरनेशनल पीस। रिसर्च इंस्टीट्यूशन, पीस, आर मीन्स रिसर्च, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये ध्यान देना है आपको कि स्टॉकहोम में एक कोई संस्थान है और वह स्टॉकहोम संस्थान इंटरनेशनल लेवल पर शांति कैसे है, शांति क्यों नहीं है, शांति में क्या बाधा है, पीसफुल एनवायरनमेंट क्यों नहीं बन पा रहा है, तो स्टॉकहोम के कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन, वह यह रिसर्च करता है, ये जानकारी लेता है पूरे विश्व में कि इंटरनेशनल पीस क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, क्या कारण है, और इसी चीज के बारे में रिसर्च करता है और ऐसा इंस्टीट्यूशन है। तो ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो स्टॉकहोम में एस्टेब्लिश्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है और इंटरनेशनल लेवल पर शांति के बारे में रिसर्च करता है, अर्थात जानकारी प्राप्त करता है। यह आया। अब यहां पर यह देखा जाए कि इस फुल फॉर्म के बाद हम इसकी स्थापना के बारे में देखते हैं
कि यह स्थापना एस्टेब्लिशमेंट कब हुई। ये ध्यान देना है कि वैसे तो इसकी अभी एक रिपोर्ट आई है जिसकी अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन रिपोर्ट में क्या कहा गया वो क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे सिविल सर्विसेज में, बट रिपोर्ट देने वाले इंस्टीट्यूशन सिपरी है, तो ये सिपरी का की स्थापना कब हुई, फुल फॉर्म क्या है, कहां पर इसकी हेड ऑफिस हेडक्वार्टर है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा। इसलिए हम पहले इन बिंदुओं पर चर्चा करें। तो स्थापना आया, तो स्थापना इसकी 1966 में होती है, 1966 एडी यानी ईस्वी में। तो 1966 एडी में 1966 में होती है। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो ईयर है आपको याद रखना है, और ऐसा याद रखिए कि जो समय समय पर मैं अंतरराष्ट्रीय संगठनों की बात करता हूं, तो चूंकि बहुत कम एक एक दो दो ऐसे वीडियोस बनते हैं, तो आपको यह ध्यान देना है कि आप इनको इस तरह से याद करें कि अगली बार अगर कोई आए तो वह भूले ना और अगला भी तैयार हो जाए, फिर अगला तैयार हो जाए। इस तरह से करीब 5-10 जो अंतरराष्ट्रीय संगठन होंगे उनकी स्थापना वर्ष से लेकर हेडक्वार्टर्स, उनका फुल फॉर्म आपको तैयार हो जाएगा, जिससे कि ये सारी बातें आपके सामने आएंगी। जैसे मान लिया मैं और संगठन की बात करूं, सार्क है, आसियान है। तो अब आसियान है, आसियान के बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं प्रारंभिक परीक्षा में भी, मुख्य परीक्षा में इंटरनेशनल रिलेशन आता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो सार्क और आसियान के बारे में पूछा जाता है। तो जब सार्क और आसियान, तो इसका भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि सार्क का, तो सार्क के बारे में जब हम बनाएंगे तो सार्क का बैकग्राउंड चलेंगे कि सार्क क्यों बना, फिर कब बना, कैसे अस्तित्व में आया, और आज वर्तमान परिस्थिति क्या है। इसी तरह आसियान का भी। तो आपको धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर पकड़ हो जाएगी, उनकी उपादेयता समझ में आ जाएगी, उनके संबंधों की बात आ जाएगी, और आज किस परिस्थिति में है, कहां कहां भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी तैयार होंगी। तो सिपरी हमने देखा, और सिपरी की जो लगभग ईयरली जो उन्होंने रिपोर्ट्स दी है, उन रिपोर्ट के बारे में यह देखा गया है कि आईएएस में और प्रांतीय सिविल सेवाओं में भी उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसे मैंने आज ये रखा। तो यहां पर फुल फॉर्म स्थापना 1966, इसे आपको स्मरण करना है, मेमोराइज करना है। और यह दूसरा पॉइंट हम लेंगे इसी में, यह एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है, यानी स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन। स्वतंत्र इसलिए कि किसी सरकार या किसी देश के बंधन में नहीं है। यह जो वास्तव में आंकड़े वर्तमान में आते हैं या भूतकाल में उसे उपलब्ध है, तो उन आंकड़ों की सत्यता की परीक्षण करते हुए, वास्तविकता की परीक्षण करते हुए वह अपना रिपोर्ट तैयार करता है। किसी भी देश या सरकार के बंधन में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, इसलिए यह स्वायत्त है, स्वतंत्र है, और साथ ही साथ चूंकि पूरे विश्व के देशों के साथ कैसे शांति के संबंध है इसकी बात करता है, इसलिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में है। तो एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है। तो यह दूसरा बुलेट पॉइंट हुआ। अब हम तीसरे नंबर में इसका देखते हैं मुख्यालय। जब हम मुख्यालय की बात करते हैं, यानी इसका कार्यालय, मुख्यालय, हेड ऑफिस, या फिर इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो जब मुख्यालय लेंगे तो हमारा यूरोप का एक देश है स्वीडन। तो यूरोप का देश है स्वीडन, और स्वीडन का एक प्रचलित और विख्यात एक शहर है, एक नगर है स्टॉकहोम। तो स्वीडन के स्टॉकहोम में इसका मुख्यालय है। तो देयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिपरी इन स्टॉकहोम ऑफ स्वीडन इन यूरोप कॉन्टिनेंट। सो दैट इज रिलेटेड टू यूरोप कॉन्टिनेंट, स्वीडन। अक्सर पूछा जाता है कि सिपरी का कार्यालय किस कंट्री में है, तो वह स्वीडन में है। और रही बात शहर, तो शहर है वह स्टॉकहोम। अगर ये तथ्यगत और अवधारणात्मक तैयारी आप करते रहेंगे, तो इस तरह से जो क्वेश्चन करंट में पूछे जाते हैं, तो आप निश्चित बात है, और इतनी बार पढ़ चुके होंगे, एक दो बार रिवाइज कर चुके होंगे, वीडियो सुन चुके होंगे, क्लास में भी चीजों को स्मरण कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इस तरह से ये आपका अंग बन जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आएगा समसामयिकी में,
करंट में, तो आप निश्चित है समझ जाएंगे कि हाँ ये सिपरी से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। अगर 5 दिए गए हैं कथन और ये पूछा जाता है आईएएस में कि इन 5 में से कौन सिपरी से संबंधित है, तो आप निसंदेह समझ जाएंगे, जान जाएंगे। तो इसलिए इसे डिटेल से समझने की आवश्यकता है। तो स्वीडन देश है और वहां के स्टॉकहोम में इसका हेडक्वार्टर है, यानी इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में है। अब रही बात कि ये सिपरी कार्य क्या करता है, तो इसके कार्य, क्योंकि आईएएस थोड़ा ट्विस्टिंग और डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछता है और एक्चुअली में प्रैक्टिकली पूछता है, और किसी भी चीज से क्वेश्चन उठाता है तो वो चीज क्यों हमारे लिए यूजफुल है इस बेस पर क्वेश्चन उठाता है। इसलिए उसे पता है कि जो एस्पिरेंट्स हैं वह फुल फॉर्म और कहां पर कार्यालय, बस इस चीज को समझते हैं, लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय संगठन कार्य क्या करता है इस पर ध्यान नहीं देते। इसलिए वह 2-3 पॉइंट रख देता है कि सिपरी यह कार्य करता, यह अब आपकी समझ में है और आप पढ़ चुके हैं तो उसके कार्यों को भी समझ सकते हैं। तो हम लोग कार्य देखेंगे। कार्य में हम अगर पहला कार्य देखें तो पहला कार्य यह कि वह युद्धों पर नजर रखता है, युद्धों पर नजर रखता है। यानी ये कहा जाए कि दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज अटेंशन ऑन द वॉर्स दैट आर डन इन द वर्ल्ड। सपोज दैट हियर टुडे इन द वर्ल्ड देयर इज द वॉर बिटवीन रशिया एंड ऑल्सो यूक्रेन। तो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो क्यों, कहां, कैसे युद्ध पर अपनी पकड़ रखेगा, नजर रखेगा और उस पर जानकारी कलेक्ट करेगा और फिर बाद में वह अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है। तो इसका जो कार्य है कि युद्धों पर नजर रखना, और दूसरा कार्य लें वह युद्धक सामग्रियों पर नजर रखना। अब युद्धक सामग्रियों का मतलब है युद्ध में जो सामग्री प्रयोग की जाती है, इक्विपमेंट्स किए जाते हैं, युद्ध में जो आर्म्स यूज किए जाते हैं, तो युद्धक सामग्रियों पर नजर रखता है। और सामग्रियों यह कि बम है और मिसाइल्स हैं, वेपन्स हैं, ये सारी चीजें ये युद्ध की सामग्री कहलाएंगे। तो उस युद्ध की सामग्रियों पर नजर रखता है कि युद्ध की सामग्री उसी देश ने बनाया या किसी ने हेल्प किया, या कहां से आ रही हैं, बैकडोर से आ रही हैं या बाय रूल आ रही हैं। तो युद्धक सामग्रियों पर भी वह नजर रखने वाला है कि उसे नाटो दे रहा है, नाटो परमिटेड है कि नहीं, वह वास्तव में बैकडोर से दे रहा है, ये सारी युद्धक सामग्रियों पर नजर रखेगा। अगली बात आई कि हथियार नियंत्रण, इसका अगला जो काम है हथियार नियंत्रण, यानी कहीं इक्विपमेंट पर वह कंट्रोल रखता है, आर्म्स पर कंट्रोल रखता है। हथियार नियंत्रण ये कि ऐसा ना हो जाए कि युद्ध का दौर चल रहा है और एक देश दूसरे देश पर अपनी शक्ति लादने के लिए, दूसरे देश को पराजित करने के लिए, दूसरे देश को भयभीत करने के लिए वह हथियार खरीद रहा है, हथियार खरीद रहा है, और इतना हथियार खरीद सकता है कि उसकी आय का बहुत बड़ा हिस्सा हथियार में चला जाए। तो हो सकता है उस देश से बेरोजगारी आ जाए, उस देश से भूखमरी आ जाए। हम और कुछ नहीं कह सकते, हम इतना कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान भारत की बराबरी कर रहा है, यह भारत को शत्रु माने हुए। तो पाकिस्तान हथियार खरीद रहा है। हालांकि देखा जाए वहां की इकोनॉमिक जो सिस्टम है, आर्थिक व्यवस्था है, चरमराई है, चरमराई नहीं है। एक्चुअल में अगर हम कह दें कि आज जब डेवलप्ड कंट्रीज हो चुकी है और आज दुनिया कहां पहुंच गई, और वहां पर आज की स्थिति में गंभीर स्थिति यह है कि हम कह सकते हैं कि वहां आर्थिक व्यवस्था है ही नहीं। अब पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था चरमराई है, कमजोर है, फिर भी वह वेपन ले रहा है। अगर वेपन में खर्च कर रहा है तो देश में बेरोजगारी होगी, देश में भुखमरी होगी और अंततः फिर गृह युद्ध होगा। गृह युद्ध लोग कब करते हैं? तभी करते हैं जब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती और लॉ एंड ऑर्डर से बचते ही नहीं है, तो वहां पर करते हैं। तो पाकिस्तान में यह स्थिति गंभीर हो चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हथियार पर नियंत्रण वो रखने का प्रयास करता है। और कैसे प्रयास करेगा? वह ये देखता है कि पाकिस्तान ने कितने हथियार एकत्रित किया, भारत ने कितना किया, रशिया ने कितना किया, यूएसए ने कितना किया। अब उसके बाद जब वो रिपोर्ट देता है
तो उस रिपोर्ट से एक मानसिक दबाव पड़ता है कि उतने हथियार ना लिए जाए, और जब रिपोर्ट देगा तो दूसरे देश दबाव बनाते हैं कि पाकिस्तान इतना हथियार क्यों ले रहा है, भारत क्यों ले रहा है। तो इस तरह से देखा जाए हथियार ज्यादा एकत्रित ना हो, इस पर नियंत्रण करने का काम भी करता है। ये उसके वर्क्स हैं, काम है कि युद्धों पर नजर रखना, युद्धक यानी युद्धों पर नजर है, और उसके बाद युद्धक सामग्रियों पर ध्यान देना, हथियार नियंत्रण की बात आ गई। और अगला ले लेंगे निःशस्त्रीकरण, चौथा आ गया निःशस्त्रीकरण आया। अब निःशस्त्रीकरण यानी यह कहा जाए कि अगर मानव वास्तव में एक दूसरे का सहयोगी है, सेवा करने वाला है, तो हमें शस्त्र क्या चाहिए। आज रसा ने खूब शस्त्र रख लिया है, अमेरिका ने रख लिया है, भारत भी पीछे नहीं है, चीन आगे बढ़ रहा है। अब अगर वैश्विक दृष्टिकोण से इस तरह से हम शस्त्रों की ओर जाएंगे कलेक्ट करने के लिए, और शस्त्रों का प्रयोग कहां हो रहा है, रूस कर रहा है प्रयोग यूक्रेन पर, यूक्रेन रूस पर कर रहा है। कल का अगर विश्व युद्ध शुरू हो गया तो एक देश दूसरे पर, तो शस्त्र का प्रयोग मानव मानव पर कर रहा है। इसका मतलब मानव मानव पर विश्वास नहीं कर रहा, या मानव मानव पर सहयोग का भाव नहीं है, यानी मानव और मानव सिर्फ एक जंगली जानवर से बदतर स्थिति में आ गया है, तो शायद तभी शस्त्र ले रहे हैं। तो ये सिपरी जो हमारी संस्था अंतरराष्ट्रीय है, वह ये सोचती है कि शस्त्रों का जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ आर्म्स है, तो इसे थोड़ा बंद किया जाए, लोगों में जागरूकता लाई जाए, और ये कहा जाए कि क्यों हम ऐसा करें। तो अर्थात शस्त्र की परचेजिंग यह कम हो, लोग कम एकत्रित करें, और जब शस्त्र कम होंगे उसी को कहा जाएगा निःशस्त्रीकरण। तो वह निःशस्त्रीकरण का काम करता है, यह भी उसका एक काम है। तो इस तरह से देखा जाए उसके कार्य के अंतर्गत नंबर 1 में हमने ये लिया कि यह फर्स्ट पॉइंट में ये 4 आए। दूसरा हम काम लेते हैं, दूसरे काम में ये कि ये एक ऐसा संगठन है जो कि जैसे कोई भी देश है नीति निर्माता, तो अगर हम कहें नीति निर्माताओं को आंकड़े उपलब्ध कराता है। अब ये देखा जाए भारत को नीति निर्माण करना है, तो वह सिपरी की रिपोर्ट को पढ़ लेगा, और सिपरी की रिपोर्ट यह दे सकती है कि किस देश में कितने हथियार आए, कितने परसेंट आए, कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। तो ऐसे आंकड़े हो जाएंगे, तो भारत को एक रास्ता निकल जाएगा कि उसे क्या करना चाहिए। तो जितने देश हैं उन देश की सरकारें नीति निर्माण करती हैं, या कुछ संगठन भी करते हैं। तो जो नीति निर्माण करते हैं, तो कैसी नीति बनाई जाए, किस क्षेत्र में कितना पैसा इन्वेस्ट करने की नीति बनाई जाए, यह नीति निर्माताओं को बहुत आवश्यक मुद्दा होता है। लेकिन जब नीति निर्माताओं के सामने आंकड़े रहते हैं कि किस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, किस में नहीं हुआ, अगर ये आंकड़े उपलब्ध हैं, तो उसी दृष्टिकोण से जहां विकास नहीं हुआ तो शायद वहां पर वो अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट की नीति बनाते हैं। तो नीति निर्माताओं को आंकड़े उपलब्ध होते हैं, तभी वह नीति क्षेत्रों में बेहतर बना पाते हैं। तो एक ऐसा संगठन है सिपरी, जो कि नीति निर्माताओं को आंकड़े उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ ये भी है कि हमारे देश में या अन्य देशों में शोधकर्ता है, बहुत सारे लोग हैं जो शोध करते हैं। तो शोध करने में किस क्षेत्र में हमें शोध करना है, कितना करना है, तो यह आवश्यक है। तो इसके लिए भी आंकड़े चाहिए। अगर हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं, तो शोधकर्ता उन्हीं आंकड़ों के आधार पर यह सुनिर्धारित करते हैं कि उनको शोध का कैसी दिशा होगी, कैसी दशा होगी, शोध किस प्रकार से करना चाहिए, रिसर्च का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि शोधकर्ताओं को भी आंकड़े उपलब्ध कराता है। तो शोधकर्ताओं को आंकड़े उपलब्ध कराने का काम भी करता है। तो यहां पर ये सिपरी है, सिपरी इस तरह के कार्य करता है। तो यह हमने कार्य भी देखा। अगर अब हम और देखें आगे 5वें नंबर में, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्य हुआ। अब हम देखते हैं इसका 5वां पॉइंट। तो 5वें पॉइंट में सिपरी के बारे में एक नई रिपोर्ट आई है, तो उस नई रिपोर्ट के बारे में ही हम यहां समझेंगे 5वां बिंदु। और वो 5वां बिंदु है जारी की गई नवीन रिपोर्ट। तो इसने जारी की गई
नवीन रिपोर्ट। इसने एक नवीन रिपोर्ट जारी की है। अब नवीन रिपोर्ट क्या है उसे हम लोग यहां समझने का काम करते हैं। जारी की गई नवीन रिपोर्ट, तो इनकी रिपोर्ट आई है सिपरी ईयर बुक 2023। इनकी रिपोर्ट का नाम है सिपरी ईयर बुक, सिपरी ईयर बुक 2023। तो यह सिपरी ईयर बुक 2023 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है सिपरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय स्टॉकहोम में है। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या है, 4-6 पॉइंट में हम लोग रिपोर्ट के बारे में समझ लेते हैं। रिपोर्ट में यहां पर ईयर बुक के फर्स्ट बुलेट पॉइंट में अगर हम देखें तो इसमें से ये आया है कि जो चीन है, तो चीन जनवरी 2022 से और जनवरी 2023 तक, तो चीन ने जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक अपने परमाणु हथियारों में तेजी से वृद्धि की है। इसका मतलब यह कि आईएएस का जब प्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक 4-5 पॉइंट होंगे और यह कहा जाएगा कि कौन गलत है, एक कौन सही है, 1-2 सही है, 1-2-3 सही है, 1-2-3-4 सही है। तो उसमें यह रहेगा कि जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक चीन ने परमाणु हथियारों में तीव्र ढंग से वृद्धि की है। अब अगर आपने पढ़ रखा है ईयर बुक, और वह भी जो सिपरी ईयर बुक 2023 है, तभी तो। और दूसरे पॉइंट में आएगा कि परमाणु हथियारों में चीन ने वृद्धि नहीं की है। तो अगर आपने पढ़ रखा है तभी तो पहले नंबर को सही करेंगे कि वृद्धि की है। इसलिए ईयर बुक में क्या दिया गया है, कौन से आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, उन आंकड़ों को जानना जरूरी है। तो जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक जो परमाणु हथियार है उनमें तेजी से वृद्धि हुई है, यानी जो एटम और वेपन्स हैं उनमें ग्रोथ हुई है, इंक्रीज किया गया है। और उन्होंने आंकड़े भी दिया है कि जनवरी 2022 में जो परमाणु वेपन है, एटम है, तो वो 350 थे और 350 से जनवरी 2023 में 410 हो गए। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि एक साल में 350 से 410 हुए हैं, फिर अगला पॉइंट आएगा कि एक वर्ष में 250 से 350 हुए हैं। अब आप उसको करेक्ट करें, अगर आपने पढ़ रखा है तो 350 थे और 350 से 410 हो चुके हैं इन वर्षों, इन मंथों में, महीनों में, जनवरी 2022 से जनवरी 2023 में। अब उसके बाद अगला हम पॉइंट लें। अगले पॉइंट में इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तो यहां पर यह कहा गया कि इस दशक के अंत तक, और इस दशक का मतलब 2023 है, और 2023 के बाद 2024, 25 और दिन 2030, और 2030 में दशक पूरा हो गया, यानी तीसरा दशक कंप्लीट हो जाएगा। अभी तीसरा दशक शुरुआत में है, 2023 से तीसरे दशक के 3 साल ही अभी तीसरा चल रहा है। तो इस दशक के अंत तक चीन द्वारा अमेरिका और रूस की तरह कई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किए जाने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका और रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर लिया है। और आईसीबीएम, यानी यह मिसाइल है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसे अमेरिका और रूस ने तैयार कर रखा है। लेकिन चीन सोचता है कि रूस उसका पड़ोसी है और अमेरिका भी प्रतिद्वंदी है, लेकिन अमेरिका और रूस अगर उस पर हमला करते हैं या विश्व युद्ध होता है तो चीन कमजोर न पड़े। तो चीन भी सोचता है कि वह भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करे। और यह ऐसी मिसाइल होता है कि एक कॉन्टिनेंट से, एक महाद्वीप से छोड़ा जाए, दूसरी महाद्वीप तक पहुंच जाए, यानी एशिया से छोड़ा जाए अमेरिका पहुंच जाए, एशिया से छोड़ा जाए तो यह ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए, अफ्रीका से छोड़ा जाए तो यह दक्षिण अमेरिका पहुंच जाए। तो चीन ने भी सोचा है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक
मिसाइल वो तैयार करे, तो यह सिपरी ने संभावना व्यक्त की है कि इस दशक के अंत तक अमेरिका और रूस के समान आईसीबीएम चीन के पास भी तैयार रहेंगे। इसका मतलब चीन अपनी रणनीति में, युद्धक रणनीति में, वॉर स्ट्रेटजी में भारी परिवर्तन करते हुए और एक हैवी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। यह रिपोर्ट बता रही है, सिपरी की रिपोर्ट, और यह भी बता रही है कि जो हमारे एटम विपंस है वह बढ़कर के 410 हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि चाइना युद्ध में मजबूत होने का काम कर रहा है, और यह एशिया और पूरे वर्ल्ड के लिए उचित भी नहीं है, क्योंकि चाइना जो मजबूत होता जाएगा तो हो सकता है कि वह इंडिया या रूस से युद्ध करने की प्रवृत्ति पर आ सकता है, और वह कभी भी हमला करने की स्थिति में आ सकता है। इसलिए युद्ध संबंधी वेपन को बढ़ावा ना दिया जाए, तो ये आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे कि उस पर नियंत्रण किया जाए। तो यह तो चीन की दूसरी बात रही। अब यहां पर देखा जाए कि तीसरा पॉइंट है, तो तीसरे में यह कि जो हमारा रूस है, रूस के पास सबसे अधिक संख्या में परमाणु शस्त्रागार हैं, यानी परमाणु से संबंधित जो सेंटर्स हैं, एटम सेंटर्स हैं, तो रूस के पास विश्व में सबसे ज्यादा एटम सेंटर्स हैं, परमाणु शस्त्रागार हैं। इसका मतलब आईएएस में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रूस के पास सर्वाधिक शस्त्रागार, परमाणु शस्त्रागार है, अमेरिका के पास सर्वाधिक परमाणु शस्त्रागार है, तो ध्यान देना है अमेरिका के पास नहीं है, किसके पास है? रूस के पास है। ऐसी रिपोर्ट सिपरी ईयरबुक 2023 में है। उसके बाद यह कि रूस के पश्चात अगर हम देखें, और वह भी एटम सेंटर्स का, तो अमेरिका है और उसके बाद फिर चीन है। इसका मतलब यह हम कह सकते हैं कि यहां पर अमेरिका ने काफी प्रगति की है और चीन ने की है, ये पीछे नहीं है। और शायद ये भी है, क्योंकि जब से यूक्रेन और रूस के मध्य संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो यह रूस कहीं ना कहीं शत्रुता रूस और अमेरिका के बीच बढ़ रही है। अमेरिका डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प दे रहा है यूक्रेन को। इसका मतलब जो हमारा आईएएस में या पीसीएस में इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको देखना है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध ये है कि अमेरिका और रूस के बिगड़ते संबंध हैं, तो वहीं पर अमेरिका और साथ ही यूक्रेन के बढ़ते हुए संबंध हैं। और यही ये भी हम कह सकते हैं कि चीन भी संबंधों के मामले में कुछ खटास लेकर के अमेरिका से दूर जा रहा है। और भारत और चीन की बात करें तो चूंकि पड़ोसी देश हैं, एशिया में प्रमुख शक्ति के रूप में रूस है, लेकिन चीन अपने को स्थापित करने जा रहा है और भारत सोचता है कि वह एशिया की उभरती शक्ति बने। और चीन ये सोचता है कि अगर भारत उभरती शक्ति होगी तो चीन का प्रभाव विश्व में कम होगा, इसलिए चीन हमेशा भारत को दबाने और स्वयं को ऊपर उठाने का प्रयास करेगा, और उस प्रयास में वह सफल होता दिख रहा है। लेकिन भारत भी कोई कम शक्ति नहीं है, भारत भी शक्ति अर्जित कर रहा है। लेकिन आप ये देखते हैं कि युद्ध के मामले में हथियारों को एकत्रित करना, हथियारों को खरीदना, बेचना, या एक देश द्वारा दूसरे का सहयोग करना, इनके कारण पूरे विश्व स्तर पर देशों के मध्य संबंध बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। और जब भी आपकी मुख्य परीक्षा होती है और उस समय जब आईआर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको यह ध्यान देना होता है कि उस समय की क्या परिस्थिति है, किस समय के उस समय रिलेशन कैसे चलते हैं और पहले कैसे थे। इनको तारतम्य बैठाते हुए प्रश्न की प्रकृति के आधार पर आपको उत्तर देना होता है। यदि आप समय समय पर समसामयिकी पर यानी करंट पर इस तरह के मुद्दे उठाएं और उसे वैश्विक परिदृश्य से जोड़ते रहें, और अगर युद्ध जैसी कोई प्रवृत्ति बनती है उसकी चर्चा करें, और किसी भी प्रकार की जो न्यूज आती है जो कि प्रभावी न्यूज हो, अगर उस पर अपना दृष्टिपात करें और पूरे विश्व से उसे
समन्वित करते हुए चलें तो आईआर पर पकड़ हो जाएगी। हालांकि आईआर पर, इंटरनेशनल रिलेशन पर अलग से हमारी क्लास ही चलेगी, अलग से ही वहां पर वीडियोस भी बनेंगे, सारी बातें होंगी। लेकिन जब हम इसे अध्ययन करें तो उसे तुलनात्मक रूप से विस्तार देते हुए करें तो ये और सुचारू रूप से हमारा तैयार हो सकता है। अब यहां पर देखें अगली बात कि परमाणु शस्त्रागार, इस रिपोर्ट में और क्या कहा गया, परमाणु शस्त्रागार की तैनाती, यानी ये कहा जाए कि कोई भी देश है उसके पास एटम है और वह उसके पास वेपन, और उसको वो तैयार करके रखे हुए है कि जब भी आवश्यकता पड़ जाए तो दूसरे देश पर वह वहां पर वार कर सके और वह वहां पर उसे चार्ज कर सके, वहां पर छोड़ सके, तो उसे कहते हैं परमाणु शस्त्रागार की तैनाती। यानी परमाणु शस्त्रागार बिल्कुल तैयार है, जब आवश्यकता पड़े तब उनका उपयोग किया जा सके युद्ध में, तो परमाणु शस्त्रागार की तैयारी होती है, तैनाती। तो अगर परमाणु शस्त्रागार की तैनाती देखें तो तैनाती में रूस सबसे ऊपर है पूरे विश्व में। लगभग 9 देश जो खुलेआम स्पष्ट रूप से उनके पास परमाणु शस्त्र हैं, लेकिन इन 9 देशों में अगर हम देखते हैं तो 9 देशों में कौन से देश है जो बिल्कुल तैनात रखे हुए, बिल्कुल तैयारी में है, तो रूस सबसे ऊपर है। इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिपरी ईयर बुक 2023 के अनुसार परमाणु शस्त्रागारों की तैनाती के मामले में, बिल्कुल तैयारी के मामले में, तैनाती के मामले में कौन नंबर 1 पर है, वह आपका रूस है, रसा है, सर्वोच्च स्थान पर है इस रिपोर्ट के आधार पर। इसके बाद अगर हम देखें क्रमशः तो दूसरे नंबर में फ्रांस है और तीसरे नंबर में यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे शॉर्ट में अमेरिका हम बोलते हैं। तो फ्रांस और फिर आ जाएगा यूएसए। तो रसा नंबर 1 में यानी रूस नंबर 1 में, नंबर 2 से फ्रांस आया और नंबर तीसरे में आपका यूएसए आ जाएगा। यह तैनाती के मामले में काफी सक्रिय है, यहां पर आया। अब हम ये भी देखें कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में और वो भी युद्धक संबंधों के बारे में इस सिपरी ईयर बुक 2023 में कुछ कहा गया है। और यह कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश परमाणु हथियारों में वृद्धि कर रहे हैं। दे आर गोइंग टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द एटम वेपन्स बोथ कंट्रीज, इट मीन्स इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों। इसका मतलब पाकिस्तान और भारत दोनों परमाणु हथियारों में वृद्धि कर रहे हैं। हम यह भी मान सकते हैं कि हो सकता है कि भारत वृद्धि कर रहा है क्योंकि वह चीन है, अमेरिका है, रूस है, उनके दर्जे में उनके समतुल्य लाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को यह लग सकता है कि भारत हथियार रख रहा है, परमाणु बम रख रहा है, शायद उसको समाप्त न कर दे। तो इसलिए भारत से हमला करने के लिए, भारत से सामना करने के लिए पाकिस्तान भी परमाणु हथियार एकत्रित कर रहा है। तो दोनों कर रहे हैं। लेकिन इस एशिया में शायद एक अच्छी बात नहीं है, एशिया के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि दोनों अगर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर विषम स्थिति आती है तो दोनों अगर युद्ध की स्थिति में आती है तो यह भी है कि परमाणु बम दोनों छोड़ सकते हैं, लाखों लाखों लोग मारे जा सकते हैं। अभी तक अगर हम देखें कि रूस है, रूस शक्तिशाली है, तैनाती में नंबर 1 में है। अगर वह परमाणु बम छोड़ता है तो निश्चित बात है कि केवल आपका चीन या फिर मंगोलिया या निकटस्थ देश ही प्रभावित नहीं होंगे, भारत पूरा विश्व प्रभावित होगा। और अगर परमाणु बम ऐसे छोड़े जाते हैं तो इतना ही नहीं, धरती हिल सकती है, भूकंप भी आ सकते हैं। इसलिए ये हमें समझना है कि शायद परमाणु बम जो एकत्रित ही किए गए हैं यही गलत है, क्योंकि इन परमाणु बमों को केवल एक देश द्वारा दूसरे देश में हमला करने के लिए है, मानव को मारने के लिए। तो यदि मानव समझदार है, मानव सहयोगी है, मानव बुद्धिमान है, तो ऐसे अस्त्र शस्त्र एकत्रित ही क्यों किए जाते हैं? नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक स्थिति आती है कि मानव संकीर्ण भी है, भारत वाला मानव सोचता है बस भारत उसका, भारत के लोग उसके, और दूसरा देश शत्रु है। और दूसरा देश सोचता है
उसके लोग उसके और भारत उसके लिए शत्रु है। शायद देशों की सीमाओं ने मानव को सीमाओं में बांध रखा है और मानव शत्रु बन चुका है। परमाणु हथियारों की वृद्धि हो रही है, लेकिन अगर यह मानव को समझ में आ जाए कि मानव मानव है, इस धरती की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से सब समान है, तो जब सब समान है तो चाहे वह नामीबिया में रहे, इथियोपिया में रहे, या भारत में रहे, या श्रीलंका में रहे, या फिर ब्राजील में रहे, सब समान है। एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। विश्व एक परिवार है, सभी देश सदस्य हैं, वैसे ही जैसे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए सहयोग करना चाहिए। तो शायद यह विचार आ जाए, वैश्विक, यानी ये कहा जाए विश्व ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा आ जाए, तो लोग एक दूसरे के सहयोग पर पैसा खर्च करेंगे। हथियारों को उत्पन्न करने, हथियारों को खरीदने में पैसा शायद इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है मानवीय सोच और विचारधारा की कमी है। अगर सोच, मानवीय सोच आ जाए इस मानव के मस्तिष्क में, तो संभवतः यह हथियारों की खरीद फरोख्त कम हो सकती है और मानव एक दूसरे का सहयोगी बन सकता है, मानव का विकास और कल्याण हो सकता है। जब भी हम आईआर का प्रश्न मुख्य परीक्षा में लिखते हैं, तो प्रश्न की प्रकृति के आधार पर जो अभी मैंने कंक्लूज किया, ये बातों को रखा, तो प्रकृति के आधार पर आप यह एनालिसिस करते हैं और करना भी चाहिए। मैं आपको सिपरी ईयर बुक 2023 के तथ्य भी बता रहा हूं। तथ्यों का विश्लेषण करते हुए आपको अपना एक विचार कैसे विकसित करना है, साथ ही साथ वो भी चल रहा है। तो यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान परमाणु हथियारों में वृद्धि कर रहे हैं। ये देश परमाणु हथियारों के प्रक्षेपण की नई प्रणालियों को विकसित कर रहे हैं, यानी ये दोनों देश हैं। तो परमाणु शस्त्रों को प्रक्षेपण यानी भेजने की नई नई प्रणालियां विकसित कर रहे हैं कि पाकिस्तान परमाणु बम अगर वो भारत पर गिराना चाहता है तो कैसे पहुंचाए कि बिल्कुल लक्ष्य में ही पहुंचे, और भारत अगर परमाणु बम डालना चाहता है पाकिस्तान या किसी अन्य देश पर या चीन पर, तो वह सटीक निशाने पर, लक्ष्य पर ही पहुंचे। तो ये भेजने के लिए जो नवीन प्रणालियां हैं उन्हें विकसित कर रहे हैं। शायद बहुत बड़ा पैसा वह इन्वेस्ट किया जा रहा है, वह इसमें विकसित कर रहे हैं। एक और बिंदु आया है इस ईयर बुक में, और वो ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान भारत को नजर में रखकर हथियार विकसित कर रहा है। यानी पाकिस्तान जो हथियार अपना बढ़ावा कर रहा है, हथियारों का विकास कर रहा है, तो बस भारत को नजर में रखे हैं कि मैं ऐसे हथियार एकत्रित कर लूं कि जिससे भारत से बचाव हो जाए। अगर भारत हमला करेगा तो ये हथियार काम आएंगे। मतलब यह है कि पाकिस्तान हथियारों को संग्रह कर रहा है, खरीद रहा है, व्यवस्थित कर रहा है, वो केवल भारत को नजर में रख के कर रहा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को भारत से खतरा है, जबकि भारत एक बृहद आत्मा वाला देश है और वह किसी पर कभी भी प्रथम दृष्टया पहली बार हमला नहीं करता है। जब कोई दूसरा हमला करता है, दूसरा भारत को नुकसान पहुंचाता है और भारत उसे समझा देता है फिर भी पहुंचाता है, तब भी भारत बचाव में हमला करता है और विजय पाकर आता है। कारगिल का युद्ध इसका संकेतक है, और इसी तरह से कई बार जो स्ट्राइक की गई है वह भी इसके संकेतक हैं। लेकिन पाकिस्तान भारत को ध्यान में रखकर हथियार विकसित कर रहा है। भारत क्या कर रहा है? भारत का शत्रु तो पाकिस्तान है, लेकिन विश्व विजयी बनना चाहता है। भारत अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ना चाहता है। वो सोचता है विश्व में प्राचीन काल में प्रथम दृष्टया वही प्रमुख था, तो वर्तमान में क्यों ना प्रमुख हो जाए। इसलिए भारत यह सोचता है कि अगर उस पर किसी ने नजर डाली और 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर बैठा देश भी, तो वह ऐसी मिसाइल विकसित कर ले कि दूर देश को भी खत्म कर ले। इसलिए भारत लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित कर रहा है।
भारत सोचता है पाकिस्तान तो नजदीक है, यहां पर तो उसके सैनिक चले जाएंगे, लेकिन भारत लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित कर रहा है कि जिससे भारत यहां से मिसाइल दाग दे और दूसरे देश में लक्ष्य पर पहुंच उस दूसरे देश को तबाह कर दे। ऐसी रक्षा प्रणाली विकसित कर रहा है। एक दृष्टिकोण से ठीक भी है, लेकिन भारत को फिर भी चूंकि विश्व ही शत्रु बना जा रहा है तो मजबूर है इस पर पैसा निवेश करने में, अन्यथा शायद भारत बेरोजगारी, भूखमरी आदि के दूर करने में पैसा निवेश करता। लेकिन भारत मिसाइलें विकसित कर रहा है और इन मिसाइलों को विकास करने में जो प्रमुख रूप से योगदान मिसाइल मैन कलाम साहब थे, उन्होंने योगदान दिया था। आज वही योगदान हमारा आगे बढ़ रहा है। इस तरह से सिपरी में यह एक पॉइंट रहा, ईयर बुक में यह आंकड़ा है। इसी ईयर बुक में अगला पॉइंट हम लेते हैं और उसमें कहा गया है सिपरी की रिपोर्ट में कि 9 परमाणु सक्षम देश हैं, एटम वीपन्स रखने वाले। देयर आर 9 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यह भी हो सकता है परमाणु बम दूसरी जगह पर है, दूसरे देशों में भी है, लेकिन फिर भी ज्ञात रूप से सिपरी की नजर से 9 है। अब 9 कौन कौन से परमाणु सक्षम देश हैं उनका हम नाम भी लिख लेंगे, लेकिन यह संख्या आपकी 8 है कि 9 है, 10 है, 11 है, यह महत्वपूर्ण है। तो 9 है। अब इनमें कौन कौन है? तो नंबर 1 में यूएसए हम ले लेते हैं, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो नंबर 1 यूएसए है, दूसरा रूस है, तीसरा यूनाइटेड किंगडम जिसे यूके कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं, ब्रिटेन भी कहते हैं, इंग्लैंड भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसे कहा जाना चाहिए यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी ग्रेट ब्रिटेन है। चौथा है फ्रांस, चौथा फ्रांस आ गया, और 5वां चीन जो हमारा पड़ोसी है, चीन। छठा भारत स्वयं है, भारत भी आगे चल रहा है। 7वां पाकिस्तान है, वह भी हमारा पड़ोसी है। 8वां उत्तर कोरिया, चीन और उत्तर कोरिया पड़ोसी, दोनों के मध्य भी संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं, उत्तर कोरिया। और 9वां है इजराइल, बहुत छोटा देश किंतु मध्य एशिया में हलचल रखने वाला, दबाव बनाए रखने वाला ऐसा देश इजराइल, जिससे भारत भी सहयोग मांगता है और विश्व के अन्य देश भी मांगते हैं। इस तरह से 9 देश हैं। लेकिन अगर हम कहें इन 9 देशों द्वारा लगभग कितने परमाणु हथियार एकत्रित किए गए हैं, संग्रह किए गए हैं या तैनात किए गए हैं? 9,576। इन 9 देशों द्वारा 9,576 परमाणु हथियार संग्रह कर लिए गए हैं, तैनात कर लिए गए हैं, कलेक्ट कर लिए गए हैं, गैदरिंग्स तो संग्रह कर लिए गए हैं। इस रिपोर्ट का अगला पॉइंट हम लेते हैं, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में कहा गया है। अगले पॉइंट में रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका जनवरी 2023 तक अपने तैनात रणनीतिक परमाणु बमों के लिए न्यू स्टार्ट संधि द्वारा निर्धारित सीमा का पालन करते आ रहे हैं। यानी यह कहा जाए कि रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी रूस और यूएसए के बीच में एक संधि हुई थी जिसका नाम था न्यू स्टार्ट संधि, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। न्यू स्टार्ट जो संधि हुई थी, इस संधि में यह कहा गया था कि परमाणु हथियारों को किस तरह से तैनात किया जाए और किस नियम से उनको रखा जाए, इस संधि में बात की गई थी। तो ये दोनों देश आज भी इस संधि में जो नियम है उसका पालन करते आ रहे हैं।
यानी अभी तस्वीर सकारात्मक है, बहुत बिगड़ी हुई तस्वीर नहीं हुई है। तो इस प्रकार अब हम ये देखते हैं कि सिपरी नामक संगठन के समान जानकारी हमें मिली और उसकी जो ईयर बुक 2023 की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को भी हमने समझ लिया और इस तरह से इसके बारे में जो जानकारी हमें लेना था उसे हमें समाप्त करते हैं। लेकिन एक बात यह भी आती है कि अगर आप अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मामले में मुख्य परीक्षा में आईएएस में प्रश्न लिखते हैं और प्रश्न अगर ऐसी ही युद्धक रणनीति से जुड़ा हुआ है, वार रीजन से जुड़ा हुआ है, और अगर आपको लगता है कि इस वार से संबंधित प्रश्न है, तो इस प्रश्न से संबंधित कुछ जानकारी हमने सिपरी में पढ़ा है, तो सिपरी की रिपोर्ट अगर वहां पर लिखते हैं मुख्य परीक्षा में और उसे वहां पर नोट करते हैं, अंडरलाइन करते हैं और कहते हैं सिपरी ने ऐसा कहा है, तो आपका जो उत्तर होगा वह मुख्य परीक्षा का वह और भी प्रभावी होगा, अंकदायी होगा। इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय संगठन आईआर से जुड़े प्रश्न का जब भी आप उत्तर लिखें तो उनसे संदर्भित विशेष संगठन, विशेष रिपोर्ट्स के अगर कोई डेटा है तो आप उन डेटा को लिखें, उन डेटा से फिर क्लैरिफाई करें अपने उत्तर को, तो आपके आईआर के प्रश्नों के उत्तर में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एक चीज और ध्यान देना है कि मुख्य परीक्षा में जब भी आप लिखें तो अगर वैश्विक दृष्टिकोण से और आईआर का प्रश्न है, तो अगर वह प्रश्न एशिया और यूरोप के कुछ देशों को लेकर के है तो आप कुछ मैप बना करके लिखें। और मैप की प्रैक्टिस चूंकि हम करवाते भी हैं, अगर मैप की प्रैक्टिस आप अच्छे ढंग से कर लें तो अगर मैप में दिखा करके और फिर अगर आप आईआर के बारे में लिखते हैं तो और भी अंकदायी होगा। तो आप डेटा डालिए, रिपोर्ट्स डालें, मैप दें, तो वह आपका मुख्य परीक्षा में आईआर के प्रश्न का जो उत्तर होगा तो अधिक गुणकारी होगा और उसमें से मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो यह आज के इस क्लास को हम यहीं पर करते हैं समाप्त।